हाय फ्रेंड्स। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं साथियों। साइंस में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था? हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स कवर कर लिया था। जितने भी 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, वो हम लोग कवर कर लिए थे। आज से हम लोग को देखेंगे क्या, डाइजेशन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, हमको लग रहा है पार्ट थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डाइजेशन, पाचन किसे कहते हैं। देखिए साथियों, तो डाइजेशन क्या होता है कि जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, जो अभी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, अघुलनशील मतलब इनसॉल्युबल खाद्य पदार्थों को ही किसमें कन्वर्ट करना? भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसको ब्रेक डाउन उसका करके, ठीक है, और घुलनशील में सॉल्युबल होना चाहिए, ताकि हमारे वो ब्लड में और भी जितने हमारे सेल के जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म में, उसमें वो सॉल्युबल हो सके। ठीक है, तभी तो उसका हम क्या एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, हो पाएगा, एसिमिलेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन। आगे देखते हैं क्या है मनुष्य की आहार नाल। अब डाइजेशन में देखिए क्या है, बेसिकली कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं आहार नाल में, हमारे कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम मनुष्य के आहार नाल में यानी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एवं खोखली होती है। ठीक है, उसमें गैप होता है, जिसे जठरांत्रिय मार्ग या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भागों में इसको अध्ययन की दृष्टि से इसको हम बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा। सॉरी, मुख्य ग्रासन या गुहिका, बक्को फारेंजियल कैविटी या ग्रास नली इसोफेगस, थर्ड क्या है आमाशय, और फोर्थ क्या है इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी आंत। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब साथियों इसमें देखिए, अब मुख ग्रासन या बक्को फारेंजियल कैविटी में, अब इसमें इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या, टीथ, चूंकि टीथ भी उसी का पार्ट है, टंग जैसे हो गया, जीभ भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टीथ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग टीथ देख लेते हैं। अब साथियों देखिए क्या होता है कि हमारे अभी टीथ के पहले प्रकार देखते हैं। चूँकि हमारे ह्यूमन बींग्स की जो दांतों की संरचना है, दांतों के जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, है ना, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अगर चवर्णक चवर्णक जो होते हैं, उनकी जो पेयर्स होती हैं, कब कब आते हैं, वो सारा डिटेल हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि दांतों के प्रकार कितने होते हैं, और बाकी सब एनिमल जीव में दांत कैसे कैसे, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। पहला क्या है, एक्रोडोंट टीथ। अब एक्रोडोंट को हिंदी में भी एक्रोडोंट ही बोलते हैं, ठीक है ना, या कुछ और बोलते होंगे, तो मुझे वो नहीं मिल पाया है। आइए देखते हैं क्या है। एक्रोडोंट टीथ इज अ पार्ट ऑफ बोन नॉट एम्बेडेड इन सॉकेट। मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा, आपको घबराया नहीं। ठीक है, यानी कि जो एक्रोडोंट टाइप के टीथ जो होते हैं, वो उनके अंदर उनके लिए कोई अलग से कोई सॉकेट नहीं होता है। सॉकेट मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई चीज़ इसमें जाके जैसे फिट हो जाए ना, उसमें सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोर्ड में प्लग लगाते हैं, तो बोर्ड क्या है, बोर्ड में जो उसके छिद्र बने हुए हैं वो सब क्या है, वो सॉकेट है। और जो अपना प्लग डालते हैं उसमें, तो ये उसमें जाकर सेट हो जाता है, तो उसको हम सॉकेट बोलते हैं। तो ये इसी प्रकार से कह रहा है कि क्या, जो एक्रोडोन टाइप टीथ होते हैं ना, उसमें कोई ऐसा सॉकेट नहीं बना होता कि जिसमें दांत जाके फिट हो जाए, बल्कि वो क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ बोन। ये क्या होता है, ये बोन का ही पार्ट होता है, यानी वो सीधे हड्डी से ही जुड़ा होता है। ठीक है, वो हड्डी ही होती है सीधे एक प्रकार की। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, रेप्टिलियंस एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टिलियन समझते हैं ना, जो सरीसृप, जो स्नैक वगैरह होते हैं, और भी जो जैसे लिजार्ड वगैरह हो गई, ठीक है, तो उनको रेप्टिलियम रखते हैं। तो उसमें जो क्रोकोडाइल भी रेप्टिलियम रखते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में एक्रोडोन टीथ नहीं होता। एम्फीबियंस हो गए, उभयचर जिसमें होते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है थीकोडोंट टीथ। थीकोडोंट को हिंदी में बोलते हैं गर्त दंती। अब इसमें देखते हैं, इज इम्बेडेड इन सॉकेट्स जैसे मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स। थीकोडोंट टाइप के जो टीथ होते हैं, इनके लिए सॉकेट बना होता है, इनका दांत जो है सॉकेट में फिट होता है। जैसे स्तनधारी हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। स्तनधारी में हमारा हम लोग भी आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी स्तनधारी मैमल्स में आते हैं, यानी हम लोगों में दांत कैसा होता है, थीकोडोंट टाइप से। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा देख, नेक्स्ट क्या है, मोनोफिडोंट। मोनोफियोडोंट, एक दंती, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, वन सेट ऑफ टीथ दैट इज अ प्लेटिपस एंड टूथड वेल। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसमें केवल दांतों की एक सेट पाई जाती है, तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, जैसे एक जीव है प्लेटिपस, एक ऑर्गेनिज्म है, और जो दांतों वाली वेल होती है, वेल तो है लेकिन कुछ वेल ऐसी होती हैं जिनमें दांत नहीं होते हैं, तो जो दांत वाली वेल होती है उसमें भी कौन से मोनोफियोडोंट टाइप के टीथ होते हैं। फोर्थ देखते हैं क्या है, डाइफियोडोंट टीथ। इसका मतलब द्विदंती, यानी मीन्स टू सेट ऑफ टीथ, जिसके जिसके मुंह में दो दांतों का दो सेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट टीथ। ठीक है, अब दो सेट किस में, दो सेट का मतलब क्या है, जैसे
मिल्क टीथ यानी टेम्पोरेरी एंड परमानेंट टीथ, दो बार सेट हो गया ना। एक बार एक मिल्क टीथ आता है जैसे ह्यूमन बींग्स होता है, ठीक है, जो मैमल्स दे रहा है, खासतौर से अगर ह्यूमन बींग्स का हम एग्जाम्पल उसमें ले मैमल्स में, तो एक जिसको दूध के दांत बोलते हैं जो कुछ समय बाद गिर जाते हैं, फिर दूसरा परमानेंट टीथ आता है, ठीक है। तो दो सेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, पॉलीफियोडोंट यानी बहुदंती इसको बोल सकते हैं। पॉलीफियोडोंट टीथ क्या है, पॉलीफियोडोंट कंडीशन क्या होता है, इन पॉलीफियोडोंट कंडीशन में टीथ कैन बी रिप्लेस्ड मेनी टाइम्स। इसमें क्या होता है कि जो दांत है ना वो कई बार गिरता है फिर भी आ जाता है, कई बार गिरेगा आ जाएगा, इसको हम पॉलीफियोडोंट, पॉली मतलब क्या, बहुदंती है ना, बहुत बार आता है दांत, ठीक है। जैसे क्या है एग्जाम्पल, फ्रॉग, इसको समझ के रखेंगे साथियों, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फ्रॉग के लिए कि विषम दंत या बहुदंती सेट किस में पाया जाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्या है, आइसोडोंट और होमोडोंट, मतलब समदंती, ठीक है, आइसोडोंट बोलेंगे। इन आइसोडोंट इस कंडीशन में क्या होता है, ऑल टीथ आर सिमिलर, इसमें जितने भी दांत होते हैं ना सब एक बराबर होते हैं, एक समान के होते हैं, जैसे टूथ वेल ना, दांतों वाली वेल। नेक्स्ट क्या है, हेट्रोडोंट यानी विषम दंती। अब इसमें मोर देन वन टाइप, हेट्रोडोंट मतलब क्या, जिसमें दांतों के प्रकार एक जैसे ज़्यादा प्रकार के दांतें हों, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, 4 टाइप्स ऑफ टीथ अकर इन द ह्यूमंस। अब देखिए जैसे खासतौर से ह्यूमन बींग्स जो है उनमें कौन सी दांत पाई जाती है, हेट्रोडोंट टाइप से। इसमें 2-3 मिलाकर के 3-4 मिलाकर के टाइप हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है। अब इसमें देखिए 4 तरह के दांत होते हैं, जैसे कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। इसको क्या बोलते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, ठीक है। अब आइए मनुष्य के दांत को स्टडी डिटेल में देखते हैं कि मनुष्य के दांत कैसे होते हैं। हमारे दांत गर्तदंती, द्विदंती तथा विषम दंती यानी तीनों प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या, गर्तदंती किसको क्या बोलेंगे, थिकोडोंट, और क्या है द्विदंती को क्या, डाइफियोडोंट, तथा विषम दंती को क्या, हेट्रोडोंट, ठीक है, के प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, प्रैक्सिमल हड्डियों की अनुपस्थिति के कारण ऊपरी जबड़े के सारे दांत क्या होते हैं, प्रैक्सिमली हड्डियों में, सॉरी मैक्सिली हड्डियों में होते हैं, ठीक है। प्रैक्सिमल हड्डियां हमारे बोन ब्रेन में होती हैं, प्रैक्सिमल एंड मैक्सिमल हड्डियां। तो प्रैक्सिमल हड्डियां अनुपस्थित होती हैं तो क्या होती है, हमारी जो दांत होती है ना वो मैक्सिमल हड्डियों से क्या होती है, सेट होती हैं, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई होती हैं सॉकेट के जरिए। अब आइए आगे देखते हैं इसमें इसके फार्मूला साथियों क्या है, क्षीर दंती सूत्र यानी मिल्क टीथ। हमने बताया था ना कि हम लोगों में क्या होता है, 2 सेट डेफियोडेंट टाइप के सेट होते हैं, ठीक है, 2 दांतों के 2 सेट होते हैं। तो एक मिल्क टीथ होता है जिसे दूध के दांत बोलते हैं, एक क्या होता है परमानेंट टीथ होता है। तो हम दूध के दांत का सेट देख लेते हैं, उसमें टोटल कितने दांत होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो टोटल कितने दांत होते हैं दूध के दांत में, 20। अब देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं, ये समझना जरूरी है। पहला क्या है, आई अप 2.2 एंड सी 1/1, PM मतलब 0.0 प्लस M मतलब 2.2। अब इसका मतलब देखिए क्या है, आई मतलब इंसाइजर, इंसाइजर क्या होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, दूध के दांत में जो होते हैं। प्री मोलर उसमें नहीं होता है, यानी अग्रचर्वणक इसमें नहीं होते हैं। और मोलर में क्या होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 जबड़े हैं, ऊपर वाले जबड़े में 2 नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। तो ये नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा। अब इसी को अगर हम टोटल करेंगे तो ये 5/5 यानी 5/5 इंटू इसको 2 सेट है ना। अब देखिए इसको साथियों जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 3 2 5। यही एक ऐसा साथियों यहाँ पे एक ऐसा मैथ का सिस्टम है यहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अभी एग्जाम अगर मैथ में आप इसको सॉल्व करते तो 5 से 5 काट देते, इसको कट कर देते आराम से, फिर 1 आ जाता, तो क्या होता है लास्ट में केवल बचता 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैथमेटिकल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे अपर जाओ और लोअर जाओ, ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े के बारे में बताया गया, ठीक है, दांतों की संख्या को। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 हो गए, नीचे 5 हो गए। अब ये तो केवल एक जबड़े की बात है। देखिए ऊपरी जबड़े के अर्धदांत और निचले जबड़े के दांत, ठीक है। तो 5 ऊपरी जबड़े के हो गए, ठीक है ना। और ये आधे लिए गए, क्या लिख रहा है, ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग। ये कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ऊपरी जबड़े में हो गया, ये निचले जबड़े में, लेकिन ऊपरी जबड़े में भी आधा है, ये अर्ध है, यानी कि मिडिल से लेकर के बाएं साइड या राइट साइड चले जाइए, किसी भी साइड। तो ये आधे दांत की सेट है, आधे दांत का सेट है ऊपर के, ये नीचे दांत के आधे सेट है। तो 5 ऊपर 5 सेट ऊपर में आधा हो गया, तो यानी 5 5 10, यानी 10 टोटल दांत ऊपर 10 नीचे। तो इसी को क्या करेंगे, 5/5 टोटल 10 हो गए, आधे आधे सेट मिलाकर ऊपर नीचे। इसी को 2 हमारे क्या होता है, दूसरा भाग भी तो बचा हुआ, अगर लेफ्ट कर लेंगे तो राइट बच जाएगा, राइट कर लेंगे तो लेफ्ट बच जाएगा, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 20 दांत हो जाएंगे, ठीक है। यानी मिल्क टीथ हमारे कितनी होती है, 20 होती है। मिल्क डेसिडुअस और टेम्पोरेरी, अस्थायी दूध के, मिल्क को डेसिडुअस, दूध दांत को डेसिडुअस या टेम्पोरेरी बोलते हैं। अस्थायी दूध के क्या होता है, दूध के दांत जो होते हैं ये कब निकलना शुरू करते हैं, ये लगभग 6 से 11 माह के बीच में निकल जाते हैं साथियों, ठीक है ना।
जब बच्चा जन्म लेने के बाद जब वो 6 से 11 माह के में का होता है तब से निकलना शुरू होते हैं, तब से निकलने लगते हैं तथा 2 वर्ष तक निकलते रहते हैं। बच्चा जब तक 2 साल का नहीं होता है तब तक उसके निकलते ही रहते हैं। और सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु में ये सब दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना। यानी 6 से 12 वर्ष दांत क्या हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं गाँव की भाषा में खोड़ा हो गया ना। बच्चे बड़ा चिढ़ाते थे, आप अपने समय में देखेंगे तो आपके जो कलीग जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे, खेलने कूदने वाले बच्चे थे गांव के, अगर किसी का दांत टूट जाए तो सब खड़वा खड़वा बोलते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अस्थाई दंत सूत्र यानी परमानेंट टीथ। इसके क्या है, इसमें भी वही से है, ऊपरी जबड़े में आधे और नीचे जबड़े से आधे आधे लेंगे, ठीक है। और नीचे इसको देखते हैं क्या डिटेल में। इंसाइजर इसमें क्या होते हैं, इसमें 2/2 इंसाइजर उतने ही होते हैं, कैनाइन भी उतने ही होते हैं, बस इसमें क्या होता है प्री मोलर 2 बढ़ जाते हैं, 2 ऊपर बढ़ जाएगा और 2 नीचे बढ़ जाएगा। अब मोलर क्या था, मोलर जिसमें मिल्क टीथ में केवल 2 सेट था, लेकिन अब मोलर क्या हो जाएगा 3 सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक सेट जिसको अक्ल दांत बोलते हैं, अक्ल दाढ़, ठीक है ना, वो भी ग्रो करता है एडल्ट में। तो कितने हो गए देखिए, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, यानी 8 ऊपर और 8 नीचे। तो अगर ऊपर का अगर हम केवल 8 लेंगे आधे भाग में, तो पूरा अगर लेंगे ऊपरी जबड़े का आधा ये है, और पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो ऊपरी जबड़े में टोटल कितने हो गए 16, ऐसे ही निचले जबड़े में 16 होंगे, तो 16 में 2 से गुणा कर देंगे तो 32। इसी को बोलते हैं 32 ही आपका सही कर देंगे, तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है ना, पता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 32 दांत हो गए, ठीक है। अब आइए आपको पता है, अब इसमें देख लेते हैं इसको हम, जो सिंबल है IC, इसको एक बार कंफर्म कर देते हैं, और किस किस के लिए काम आते हैं दांत, ये भी यहीं पे शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है। नहीं अलग से उसके लिए फिर पॉइंट वाइज करके लिखना होगा, तो यहीं शॉर्ट में देख लेते हैं। आई मतलब इंसाइजर, हिंदी में इसको कृंतक बोलते हैं। अच्छा, अब इंसाइजर की टोटल संख्या कितनी होती है हमारे पूरे जबड़े में, ऊपर जबड़े मिला करके, ऊपर नीचे दोनों जबड़े मिला करके, तो कितनी होती है 8, ठीक है ना। 4 ऊपर हो जाएगा, देखिए ये आधा है 2, आधा दूसरा फिर लेंगे ऊपरी जबड़े का, तो 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 हो गए। तो इंसाइजर 8 होते हैं। कैनाइन कितनी होती है, रत्नक जिसको हिंदी में बोलते हैं 4। अब प्री मोलर कितने होते हैं, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक किसको बोलते हैं, ये भी 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 सेट में। और मोलर कितने होते हैं, ये मोलर के यानी चवर्णक बोलते हैं इसको, ये कितने होते हैं 12 होते हैं साथियों, ठीक है। यानी 3 ऊपर 3 ऊपरी आधे जबड़े में और फिर दूसरा आधे जबड़े, यानी कि टोटल ऊपरी जबड़े में 6 और नीचे जबड़े में भी 6, 3 के सेट में, तो 12 हो गए। अब देखिए किस काम में आते हैं, जो इंसाइजर होता है ये किस काम में आता है, कृंतक या भोजन को काटने तथा कुतरने के काम में आता है, ठीक है ना। भोजन को हम जैसे सेब वगैरह काटते हैं तो फ्रंट के दांतों से काटते हैं ना, इंसाइजर जो होता है हमारे फ्रंट पे ही है, ठीक है। मैं इसका फिगर तो नहीं ड्रॉ कर पाया, नहीं तो आपको डिटेल में दिखा देता तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होता। खैर कोई नहीं, आइए समझते हैं। फिर कैनाइन क्या होता है, सामने वाली दांत से जस्ट जो लगा हुआ जो नुकीला सा एक दांत देखेंगे आपने, एक नुकीला सा एक दांत होता है, ठीक है ना, 1 सेट होता है ऊपर नीचे मिला करके। तो इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि 2 एक सेट, एक बाएं एक दाएं, 2 ऊपर हो गए, ऐसे ही 2 नीचे हो जाएंगी। इसका काम क्या होता है, भोजन को चीरने फाड़ने के लिए पैना और नुकीला होता है। यही दांत साथियों जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, लायन, चीता हो गया ना, इनमें यही दांत बहुत तेज होता है और बहुत नुकीला, बहुत शार्प होता है, जिससे क्या करते हैं ये मांस को चीर देते हैं पकड़ के, या जो अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं शिकार करते हैं जब किसी जानवर का, तो क्या करते हैं उसको पकड़ के पूरा चुभा देते हैं, और उसी से उसको दांत को, उसकी मांस को जब वो मर जाता है तो उसको चीर करके खाते हैं, ठीक है, फाड़ देते हैं। तो ये चीर फाड़ करने के काम आता है, ठीक है, कैनाइन। अब मोलर क्या होता है साथियों, प्री मोलर, अग्रचवर्णक या प्रवर्चवर्णक जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है भोजन को चबाने एवं पीसने के लिए। ये मोलर और प्री मोलर दोनों, यानी प्रवर्चवर्णक और चवर्णक दोनों का काम क्या है, भोजन को चबाने तथा पीसने के काम में आते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, कैनाइन के बाद होते हैं ना। हम भोजन को देखिए काट उठ लेते हैं, सामने से रोटी काट लेंगे, कोई भी चीज़ खाते हैं काट तो लेते हैं, लेकिन जब उसको कूचना होता है तो हमारे पीछे वाले हिस्से में, दांत के हमारे जीभ के पिछले हिस्से में चला जाता है, तो वहाँ से हम जाके इसको कूचते हैं, चबाते हैं, है ना, इसे पीसते हैं। तो ये हो गए दांतों की संख्या। अब आइए देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसमें पॉइंट आउट कर लेते हैं एक नोट के रूप में। तीसरे चवर्ण दंत को, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, चौथा सबसे बाद में निकलते हैं, और यानी बैक अवस्था में, जिससे क्या कहते हैं अक्लदाड़ या विजडम टीथ भी इसमें बोलते हैं। चूंकि देखिए अब इसमें 3 था, हम लोगों ने पढ़ा था अभी मोलर में 3 है, लेकिन अभी मिल्क टीथ में कितने थे, 2 थे, तो तीसरा निकला ना, तो इसी को हम अक्ल की दाढ़ या विजडम टीथ बोलते हैं। आइए अब देखते हैं क्या है। प्री मोलर 2 तथा मोलर पर 3 स्पष्ट उभार होते हैं, जिसे हम दंताग्र या कस्पिट्स कहते हैं। अब देखिए कस्पिट्स क्या होती है, ये देख लीजिए, ये है, इसको कस्पिट्स बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये दांत की स्ट्रक्चर है, ये आप देख लीजिए डिटेल में इसको। ये देखिए एक दांत का मैंने लिया, हल्का सा सही बनाया है, एक हल्का आउटग्राफ मैंने खींचने का प्रयास किया है। तो देखिए ये दांत है, ये जो होते हैं ना, आप अपने दांत पे आप उंगली चलाएंगे तो ऊपर देखें तो आप उसमें उभार, रिजिड एंड फरो
आपको कुछ उभरा हुआ नजर आएगा, हल्का सा लगेगा, महसूस होगा, कुछ गर्त उसमें गड्ढे समझ में आएंगे। तो ये जो है ना, ये जो उभरे हुए पार्ट होते हैं, ये जैसे देखिए ये उभरा हुआ है, इसी को कस्पिड बोलते हैं और हिंदी में दंताग्र बोलते हैं। और ये अगर घिस जाएगा ना तो भोजन पीसने में बहुत दिक्कत होगी, यही तो भोजन को पीसता है। ठीक है, आइए तो क्या कह रहा है, कितने होते हैं पर प्री मोलर पर कितने, 2-2 और मोलर पर 3-3 ये उभार होता है। यानी ये हम किसका मोलर का एग्जांपल लिए, 3 इसमें उभार दिख रही है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, 3-3 स्पष्ट उभार होते हैं जिसको कस्पिड बोलते हैं। क्रमशः द्विदंती यानी बाई कस्पिड तथा त्रिदंती यानी ट्राई कस्पिड्स होते हैं। ठीक है ना, बता दिया ना कि द्विदंती होते हैं और 3 दंती होते हैं यानी। ठीक है, अब एक हम दांत का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स के, एक नॉर्मल दांत का। अब इसमें देख ले, समझ लेते हैं क्या है। अब देखिए साथियों, ये क्या है, इसको बोलते हैं जिंजीवा। ठीक है, ये जो है ये, ठीक है, और ये सीमेंटम है, इसमें जो ये जो पिंक वाला कलर है ये इसको सीमेंटम बोलते हैं। और हम नीचे से पहले अंदर से अंदरूनी भाग से चल रहे हैं दांत को देखते हुए। और अब इसको देखते हैं कि क्या है, रूट कैनाल। ये देख रहे हैं, ये जो एक ही स्ट्रक्चर लेकर के भी ये ग्रीन वाला पार्ट जो है, ग्रीन वाला ऐसे जो आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी को टोटल, अब इसमें से हमारी क्या होती है, पल्प कैविटी मीन से कैपिलरीज इसमें से जाती है, ब्लड कैपिलरीज इसमें जाती है। ठीक है, इसको देखिए क्या है, पल्प कैविटी बोल रहे हैं ना इसको, इस कैविटी को। और ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है। अच्छा, मैंने मेंशन नहीं किया, ये सब ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये जो जगह स्पेस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो है स्पेस, ये स्पेस, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सबको मिला के क्या बोलते हैं, रूट कैनाल। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, पेरिडोंटल लिगामेंट। ठीक है, इससे जुड़ा होता है दांत। और ये क्या है, एपिकल फोरमेन। और ये देखिए दांत, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पार्ट, हार्ड पार्ट क्या होता है, इनेमल, दांतों के ऊपरी ले। और ये है डेंटाइन। ये डेंटाइन जब दांत घिसने लगता है ना, ये घिसेगा तो चल जाएगा, इनेमल घिसता है तो चलेगा, लेकिन जब डेंटाइन घिसने लगता है ना, तो जब डेंटाइन आपका पतला होगा, घिस जाएगा, तब क्या होता है, ये तुरंत जो है आपकी ये पल्प कैविटी जो होती है बाहर आने लगती है। ठीक है, तो जो हम जिनको सेंसिटिव कहते हैं, सेंसिटिविटी होने लगती है दांतों में। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें ये भी घिस जाएगा, आपका जो कस्पिड्स होते हैं दंता के, ये घिस जाते हैं। और इनेमल जब घिसने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर वो फ्लोराइड इसमें होता है, वो दांतों को घिस देता है इनेमल को, तो क्या होता है, ये पल्प कैविटी डेंटाइन जो होती है बाहर आती है। तो डेंटाइन जहाँ भी घिसा, ये बहुत पतली लेयर होती है, तो तुरंत पल्प कैविटी यानी ब्लड कैपिलरीज ऊपर आने लगेंगे। इससे क्या होता है, आप गर्म पानी चीज़ें पियेंगे, खाएंगे, तो क्या होता है, लोगों में दांतों में सनसनाता है ना, लगता है जिसको बोलते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही ब्लड कैपिलरीज बाहर आती है। तो इसको हमारे समाज के रखना कि इनेमल घिसने ना पाए, बहुत ज़्यादा फ्लोराइड वाली चीज़ें जो टूथपेस्ट है उसको नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आइए देख लेते हैं इधर इतने पार्ट को, जहाँ तक ये मसूड़े हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और इसको ये जितना दांत बाहर निकला होता है, दांत वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, इसको हम क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन और रूट के बीच का जो जगह होता है उसको नेक बोलते हैं, जिसमें हमारा मसूड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, और ये तो जड़ हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दांत का था। अब आइए देखते हैं, अब डाइजेशन, अब दांत कवर हो गया। अब ओरल, हमने जीभ को साथियों बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, जीभ को नहीं कवर किया है। जीभ में उसका थोड़ा रोल होता, थोड़ा क्या रोल तो बहुत होता है, लेकिन अगर अब मैं उसको लेक्चर में ऐसे ही बता दूंगा कि जीभ का क्या काम होता है। ठीक है ना, बहुत जीभ का कार्य, अगर चलिए मैं अभी बता ही देता हूँ कि जीभ देखिए क्या होता है। जीभ का मेन काम क्या होता है, जीभ का काम जो होता है क्या होता है, वो भोजन को पहले पकड़ने और संभालने और बोलने में हमको हेल्प करता है। हम जो बोलते हैं, तो अगर हमारी जीभ आपस में लिप्स जो होती है उन्हें जुड़े, तो हमारे वर्डिंग क्लियर नहीं होंगी। ठीक है ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और प्लस भोजन को पकड़ने में भी काम करता है। और जीभ क्या आती है, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं जीभ का एक पार्ट बना करके कि किधर कौन से पार्ट जीभ के पाए जाते हैं, जब इसके अगला लेक्चर करूंगा तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा। तब जीभ का कार्य मैं तब तक यहीं आपको बताता हूँ क्या होता है। यह भोजन को क्या करता है, इधर उधर घुमाने में, जब हम भोजन को पूछते हैं तो उसमें लार को मिलाने में और भोजन को इधर उधर घुमाने में काफ़ी हेल्प करता है। कौन, जीभ। और दूसरा क्या काम होता है, भोजन को हाथ चबाने में भी हेल्प करता है, तथा भोजन को यह निगलने में भी हेल्प करता है, बोलने में सहायता करता है। और क्या होता है, दांतों के बीच में जो फंसी हुई जो हमारे भोजन के कण होते हैं, उनको क्या करता है, हटा करके मुंह गुहिका को, बक्कल कैविटी को साफ भी करता है। तो ये कुछ काम है जीभ के। ठीक है, अब आइए देखते हैं ओरल कैविटी। ओरल या बक्कल कैविटी किसे बोलते हैं, मुख गुहिका हिंदी में बोलते हैं। दोनों जबड़ों जांच के बीच के खाली स्थान को मुख गुहिका कहते हैं। दो जबड़े जो उसके बीच के जो स्थान होता है, यह तीनों भाग में बटा होता है। क्या, वेस्टिब्यूल प्रकोष्ठ हिंदी में बोलते हैं, बक्कल कैविटी एंड पैलेट तालू जिसे बोलते हैं, या फेरिंग्स। एंड अब देखते हैं क्या है, देखिए क्या होगा ना, वेस्टिब्यूल हो गया, बक्कल कैविटी हो गई और पैलेट हो गया, 3 पार्ट हो गए। अब देखिए वेस्टिब्यूल क्या होते हैं, स्पेस बिटवीन द गम्स, मसूड़े एंड लिप्स। स्पेस बिटवीन द गम्स एंड लिप्स, मसूड़ा और जीभ अपना खींचेंगे, जीभ को खींच करके जब देखते हैं तो मसूड़े और जीभ के बीच में जो चीज़ें जो बची हुई जगह हो उसको हम वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है,
आगे क्या, पैलेट तालु क्या होती है, ये मुख गुहिका की छत होती है, जो ऊपरी जो पोर्शन होता है हमारे मुंह के जो खाली पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको छति बोलते हैं। तो यह किसमें दो पार्ट में होती है, एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट। तो जो सॉफ्ट पैलेट है वो पिछला हिस्सा होता है और हार्ड जो पैलेट होता है, हार्ड तालु, वो आगे होता है, ठीक है, अगला हिस्सा होता है। अब ऐसे इसको फैरिंग्स भी है। आगे देख लेते हैं, मुख गुहा में भोजन को चबा कर लार मिलाई जाती है। लार में टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम जो है होता है, यह मंड को शर्करा में, कौन, टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है ना, लार की जो एमाइलेज होती है यह मंड को किसमें, शुगर में बदलता है, स्टार्च को ना। और भोजन लेई सा होकर के ग्रसनी और ग्रास नली में से होकर के आमाशय में पहुंचता है, ठीक है। मुख गुहा की मुख्य लार ग्रंथियां क्या करती हैं, देखिए कौन कौन सी मुख्य लार ग्रंथियां क्या हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड प्रोट्रीट ग्लैंड्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट भी बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि हमारे मुख में दिन भर में लार कम से कम कितना, 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन जो है क्या होता है, स्रावित होता है। और ये क्या होती है, हल्की सी एसिडिक, यानी कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.8 होता है ना। जब 7 से नीचे हो जाने लगता है पीएच किसी का, तो वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है, अम्लीय हो जाता है। मनुष्य में गलसुआ यानी मम्स नामक रोग इन्हीं के फूल जाने से होता है, किसके, ये जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं मुख में, अगर ये स्वेल कर जाती हैं, सूज जाती है, तो इसी की वजह से मम्स या गलसुआ रोग होता है। और क्या है, दूसरा क्या है, कौन कौन सी ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, जिसको क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, से वार्टन डक्ट्स की अपना सिक्रेशन करती हैं। अब आगे देखते हैं फैरिंग्स या थ्रोट, दूसरा पार्ट क्या है, पहला हमारा बक्कल कैविटी हो गया, दूसरा देख लेते हैं क्या है, थ्रोट या कैविटी, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए सहमार्ग यानी कॉमन पैसेज का काम करती है, उसी से ग्रसनी से नहीं क्या, भोजन भी अंदर जाता है नीचे और हवा भी उसी से जाती है। यह पाचन एवं श्वसन दोनों तंत्रों का अंग होती है। इसके अतिरिक्त यह बोलने में, हाँ इसके अतिरिक्त क्या, यह बोलने में ध्वनि की गूंज यानी रेजोनेंस क्रिएट में हेल्प करती है, ठीक है, उत्पन्न करती है। और इसमें क्या होता है ग्रसनी में, इसमें शरीर की उस सुरक्षा तंत्र से संबंधित 2 गल तुंडिकाएं, जिसको कि टॉन्सिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये टॉन्सिल क्या होती है हमारे शरीर में सुरक्षा की दृष्टि से। इसके ठीक नीचे आगे की ओर श्वास नली, ट्रैकिया के छोर पर स्थित कंठ यानी लैरिंग्स का कंठ द्वार क्या होती है, ग्लाटिस होता है, ठीक है। और कंठ द्वार पर स्लेस्मिक से ढका एक लचीली उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। उपास्थि समझते हैं आप क्या होता है, जो बोन और मसल्स के बीच का पार्ट होता है, यानी कि बोन से हल्का सा नरम और मसल से हल्का सा कड़ा, तो उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि, ठीक है, का बना पत्तीनुमा चल यानी मोटाइल होता है, और जिसे घाटी ढापन यानी इपीग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है, होता है। भोजन इपीग्लॉटिस से फिसलता हुआ ग्रासनली में चला जाता है। सामान्य दशा में कोमल तालु एवं स्वर यंत्र नीचे झुके रहते हैं, ठीक है, जब नॉर्मल स्थिति है। और कंठ द्वार ग्लॉटिस क्या होती है, फिर क्या होता है, कंठ द्वार यानी ग्लॉटिस ग्लॉटिस से हटा रहता है। अतः बाहरी हवा जो होती है स्वतंत्रता पूर्वक क्या होती है, बाह्य नासा छिद्रों से होकर श्वास मार्गों द्वारा ग्रसनी, लैरिंग्स एवं वायुनाल में श्वास क्रिया के अंतर्गत आती जाती रहती है, ठीक है। अब साथियों इसको मैं डिटेल में अगर आपको समझाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझने में। बस ये जानिए कि जो ग्लाटिस होती है, ग्लाटिस और जो एपिग्लाटिस, ये क्या करती हैं, ये भोजन को और श्वास को ले जाने में दोनों में हेल्प करते हैं। तो एक बार अगर भोजन अगर प्रवेश कर रहा है तो क्या होगा, श्वास उसमें नहीं जाएगा, और श्वास जाएगा तो भोजन नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इसी लोग बोलते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर आप खाना खाते समय बोलेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे तो देखिए आप कह रहा है ना, ग्लाटिस हटा रहता है तथा क्या होता है, नीचे झुके रहते हैं, और इससे हटा, और क्या होता है, इसे फिसलता हुआ यहाँ पत्तीनुमा चल होता है और ये ग्लाटिस चला आता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप बोलेंगे तो क्या होती है, जो एपिग्लाटिस भी खुल जाती है। तो भाई अभी भोजन को जाने के लिए ग्लाटिस ढका हुआ था, ठीक है, एपिग्लाटिस, तो हवा नहीं जा रही थी तो भोजन जा रहा था। और जैसे ही एपिग्लाटिस खुलेगा, जो नासा छिद्रों से होकर के, जो नासा छिद्रों से जो हवा आ रही है वो क्या हो जाएगा, अगर वो भी खुल जाएगा और इधर से भोजन भी जा रहा है, तो दोनों जब खुल जाएंगे तो क्या होगा, भोजन के नासा छिद्रों में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, नासा छिद्रों में जाने के। तो अब उससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में आपका श्वसन जो है ना वो बाधित हो सकता है। इससे क्या होता है, आपको जो खांसी और छींक आती है, कभी कभी अगर वह भोजन के कण अगर श्वास नली में जाकर के फंस गया तो आपकी मतलब बंदे की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी कर सकता है। इसलिए खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। ग्रसनी में भोजन की संवेदना
मस्तिष्क की मेडुला से नियंत्रित होती है। जो भोजन में, ग्रसनी में जो भोजन हम खाते हैं, जब उसको कब निकलना चाहिए, कितना नहीं निकलना चाहिए, तो उसका जो उसकी जो नियंत्रण किससे होता है, मस्तिष्क की मेडुला से होता है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ग्रसनी या ग्रास नली में जो भोजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो मेडुला से, मस्तिष्क के मेडुला भाग से। ग्रसनी में निवाला यानी भोजन का, निवाला मतलब भोजन का जो निवाला होता है, 4 से 8 सेकंड में आमाशय में क्रमाकुंचन या क्रमानुकुंचन या तरंग गति, इसी को इंग्लिश में पेरिस्टालसिस की सहायता से, पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होता है, ये आगे पीछे होता रहता है, ठीक है ना, की सहायता से पहुंच जाता है ग्रसनी से। ग्रसनी या ग्रास नली में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, ये ध्यान रखना है कि ग्रसनी या ग्रास नली में, भी क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है कि ग्रसनी में कौन सी पाचक एंजाइम पाई जाती है। तो ग्रसनी या ग्रास नली, ग्रसनी और ग्रास नली दो है ना, फेरिंग्स एंड इसोफेगस, ठीक है, सॉरी। तो क्या होता है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कभी कभी भोजन आमाशय से उल्टा ग्रास नली में चढ़ जाता है, इसमें क्या होता है, तो हमें जलन सी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोरोसिस कहते हैं। और ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि आमाशय जो ड्यूडेनम होता है, इसीलिए ड्यूडेनम थोड़ा सा मुड़ा होता है, सी से क्या होता है कि आमाशय से भोजन जल्दी ऊपर ना जाने पाए, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, उसको हम लोग देखेंगे तो और दूसरी तरह से आगे देख लेंगे। अब आइए साथियों, ये छोटी आंत है, इसको छोटी आंत से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, आमाशय पढ़ना पड़ेगा ना। जो सेकंड पार्ट मैंने मिस्टेक्स उसको नोट्स बना दिया था। अब ये आमाशय पहले देख लेते हैं, तब में छोटी आंत आएगा। देखते हैं आमाशय क्या है। स्टमक, तो फेरिंग्स और इसोफेगस होते हुए भोजन कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया, आमाशय में। अब देखिए क्या आमाशय क्या है, यह डायफ्राम के ठीक पीछे बाईं ओर स्थित 25 सेंटीमीटर लंबा हसिया की आकृति का थैलीनुमा होता है, ठीक है। पूर्ण आमाशय 4 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडिक, आमाशय का तथा पाइलोरस, ठीक है, या पाइलोरिस भी बोलते हैं कभी कभी। आमाशय भोजन पात्र यानी फूड रिजर्वायर के रूप में जाना जाता है। हम सीधे खाना खाते हैं तो मुख से हम जैसे वो चर्निंग होता है, चबाए जाते हैं, ग्रसनी से और इसोफेगस से होते हुए कहाँ भोजन जाके कलेक्ट होता है, किसमें, आमाशय में, ठीक है, इसीलिए हमको बोलते हैं फूड रिजर्वायर भी से बोलते हैं। आमाशय में भोजन में जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का मिश्रण होता है। आमाशय में मेन जो उसमें जो पाचक एंजाइम जो होते हैं, जो लगते हैं, वो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस ही मिलता है उसमें, ठीक है। आमाशय में भोजन के जठरी रस के मिश्रण के फलस्वरूप क्या होता है, भोजन एक पतली सी लेई जैसी सफेद सी लुगदी सा बन जाता है या बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। काइम को अधपचा भोजन भी कहते हैं। भोजन को चबा चबा करके जो लुगदी टाइप से बन गया है उसको हम काइम बोलते हैं, जो कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। अब चर्निंग एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, देखिए भोजन को चबाने के लिए प्रक्रिया में जब आमाशय में क्या होता है, जब भोजन पहुंचता है तो उसका क्या होता है, उसकी चर्निंग होती है। चर्निंग मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, एक तरफ से दाबेंगे पाइप लेकर के, अगर आप पानी वाला पाइप अगर दबाने वाला पाइप एक जगह दाबिए तो पानी आगे बढ़ जाएगा, फिर वहाँ से दबा करके पीछे कोई रोकने का हिस्सा कुछ वाल्व लगा करके वहाँ से दबाएंगे तो फिर आगे बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, ये आगे पीछे मूवमेंट, जैसे कोई चीज़, अब एक बार पाइप को राइट हैंड से पुश करिए फिर लेफ्ट हैंड से, तो क्या होगा, उसकी जो अंदर पानी हो गया, जो मटेरियल होगा वो इधर उधर लेफ्ट होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, चर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं जो जठरी रस, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। मेन आमाशय में इसी का काम है भोजन में। जठरी रस आमाशय की दीवार में लगभग 3 से 3.5 करोड़, कितना, 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां दिन भर में लगभग 1 से 3 लीटर एक पीले उच्च अम्लीय, यानी कि पीले कलर में होती, पीले रंग का, और उच्च अम्लीय मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है। देखिए कितना तगड़ा एसिड है ये, 1.0 to 3.0, 7 से आप नीचे ही आएंगे 6.8 था, ठीक है ना, तो एसिडिक हो गया था। आप सोचिए कि इतना 1 पॉइंट तक आ गया, कितना एसिडिक होगा, कितना ज़्यादा एसिडिक होगा ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हमारे आमाशयी जो मीडियम होता है वो पूरा एसिडिक होता है। जठर रस का श्रावण करती हैं, इसमें 99% जल होता है, ठीक है, जो श्रावण होता है गैस्ट्रिक जूस से, एवं 0.2 से 0.5% तक क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तथा जठर लाइपेज एंजाइम भी होता है। लाइपेज क्या होता है, फैट का, वसा का पाचन करता है। अब देख लेते हैं इसके कार्य क्या हैं। भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। अब साथियों जो ये गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है ना, तो जो हम मान लीजिए जो खाना खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें गलती से बैक्टीरिया वगैरह उसके भोजन के साथ चले गए, तो ये जो HCl होता है, जो गैस्ट्रिक मीडियम, जो एसिडिक मीडियम है, क्या करता है, ये उसके भोजन को में आए हुए बैक्टीरिया को है, जो पैथोजेंस हैं, जो हार्मफुल जो जर्म्स हैं, उनको किल करने के लिए ही ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये सिक्रीट होता है, ठीक है। भोजन को, तथा दूसरा काम क्या है गैस्ट्रिक जूस का, भोजन को सड़ने से भी रोकता है, बचाता है। नेक्स्ट क्या है, ठोस कैल्शियम युक्त पदार्थों को तोड़कर तंतुनुमा बनाता है। अगर ठोस कैल्शियम युक्त अगर है तो उनको फाइब्रस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, तोड़ करके। लार के प्रभाव को समाप्त करता है। जो हम भोजन मुंह में जो हमारे लार, जो उसमें टाइलिन जो एसिमुलेट हुई थी भोजन में, उसको क्या करता है, जो HCl मीडियम हो जाएगा तो उसको तुरंत खत्म कर देता है, ठीक है।
और क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन को किस में तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन्स में तोड़ देता है। कौन, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या काम है गैस्ट्रिक जूस का साथियों। पेप्सिन, पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन बदलता है। गैस्ट्रिक जूस जो होती है, एक पेप्सिनोजन क्या है, ये प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है ना, सॉरी प्रोटीन नहीं, इनएक्टिव एंजाइम है। यह पेप्सिनोजन जो है यह प्रोटीन को नहीं पचा सकता जब तक ये पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट होगा। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं, ये पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, उसमें एचसीएल उससे मिल करके ना पेप्सिनोजन से किस में कन्वर्ट करता है, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है, देखिए बता रहा है, पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है और पेप्सिन एक सक्रिय एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। जब एचसीएल उससे मिलता है ना पेप्सिनोजन से, तो एक्टिव हो जाता है। जठर ग्रंथियां, ग्रीवा कोशिकाएं, जिसको कि जठर ग्रंथियां ग्रीवा कोशिकाएं बोलते हैं। तो जठर ग्रंथियां प्रचुर मात्रा में क्षारीय श्लेष में, यानी अल्कलाई म्यूकस, श्लेष मतलब म्यूकस, और वो अल्कलाई होती हैं, का स्रावण करती हैं, जो आमाशय की दीवार पर क्या होता है, आमाशय, अब देखिए पैंक्रियाटिक जूस है ये जठर ग्रंथियां, है ना। आगे क्या है, हाँ, श्रावण करती हैं, जो आमाशय की दीवार पर 1 से 3 सेंटीमीटर मोटा जेली के जैसा रक्षात्मक आवरण बना देता है। अब देखिए उसी में जो जठर ग्रंथियों, अभी आपने गैस्ट्रिक जूस जो देखा कि वो एसिडिक मीडियम हो जाता है, तो ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, एक म्यूकस सिक्रीट करती हैं, म्यूकस स्रावित करती हैं, जो क्या करता है, जो हमारी आमाशय की जो दीवार होती है ना, इंटरनल लेयर, उस पर क्या करती है, 1 से 3 सेंटीमीटर क्षारी माध्यम का मोटा म्यूसिलेज जो है श्लेष में का वो दीवार बना देता है। अगर नहीं बनाएगा ना तो क्या होगा, यही एचसीएल क्या, अगर लंबे समय तक अगर एचसीएल रह गया उसमें, हमारे आमाशय में एसिडिक मीडियम रह गया, तो क्या होता है, ये हमारी दीवार में क्या करता है, घाव कर देता है। ठीक है, तो उसमें बहुत नुकसान करेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जेली के जैसा रक्षात्मक आवरण बना देता है, और ताकि एचसीएल के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। ठीक है, अगर एल्कलाई मीडियम नहीं बनेगा तो क्या होगा, एचसीएल तुरंत घाव कर देगा। एचसीएल आमाशय में ज़्यादा देर तक सक्रिय रहे तो आमाशय की दीवार में क्या होता है, घाव या नासूर बन जाता है, जिसको कि हम पेप्टिक अल्सर नाम सुने हैं ना। मतलब अल्सर क्या होता है, आमाशय या आमाशय में घाव बन जाना ही क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। अल्सर मतलब कि आमाशय की दीवार में घाव बन गया तो उसमें ब्लीडिंग होने लगेगी, खून निकलने लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्शन बन जाएगा, फिर सड़ने लगेगा। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित गैस्ट्रिक हार्मोन क्या होती है, रुधिर में मुक्त होकर निम्न कार्य करती है। गैस्ट्रिक ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलती है, तो देखिए क्या क्या काम करती है, आमाशय की क्रमाकुंचन गति को तीव्र कर देता है। जठर ग्रंथियों की वृद्धि तथा श्रावण क्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, कौन, गैस्ट्रिक हार्मोन। आमाशय की कार्यकी का नियमन कई तंत्रिकीय तथा हार्मोनी नियंत्रण विधियों से होता है। यह 3 फेज में बटा होता है, शिरस्य, जठरीय तथा आंतरीय। ठीक है, तो ये हो गया साथियों आपका जठरी रस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, हाँ चलिए साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अभी हम लोग इसको देख लेंगे साथियों। अब हम लोगों ने इसको तो देख लिया। ठीक है, हाँ, अभी आमाशय का डाइजेशन यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग छोटी आंत शुरू करेंगे। ठीक है, छोटी आंत के बारे में देखेंगे। अब हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डाइजेशन को भी कवर कर दें। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।